हाय गाइस, वेलकम टू एफर्टलेस इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस क्लास में हम लोग ग्रामर तो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स स्टार्ट करेंगे। और बुक्स का नेम तो आपको पता है, रेनबो पार्ट 2 क्लास 12। तो इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों आता है। तो आज हम लोग पोएट्री से स्टार्ट करते हैं। और ये बुक में फर्स्ट ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि ये पोएम है। तो देखते हैं कौन सा पोएम आज हम लोग पढ़ेंगे। और फर्स्ट वाला पोएम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप तो पहचान ही गए होंगे, ये हैं जॉन टोने, जो कि इस पोएट के कंपोज़र हैं। और काफ़ी अच्छा पोएट लिखते हैं, काफ़ी फेमस इनकी पोएम्स है। और ये जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो वो है, ये एक लव पोएम है, जो कि इसमें ये काफ़ी बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने काफ़ी वंडरफुल वेज में अपनी बातों को बताया है। और अपने बिलव्ड के बारे में बताया है कि वो कैसी है और ये कैसा उसके लिए फील करते हैं और क्या हुआ। तो ये आगे देखेंगे और इनके बारे में आगे ये देखते हैं। बोर्न 22 जनवरी, और इनका जन्म 22 जनवरी को हुआ था 1572 में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। डाइड 31 मार्च 1631, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और एजुकेशन, और इनकी पढ़ाई हुई द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लिंकन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पढ़ाई की। और स्पाउस एन मोरे, मैरिड 1601 to 1617। और पोएम्स, इनकी कुछ फेमस पोएम्स ये सब हैं, द फ्ली, द गुड मॉरो, हॉली सोनेट्स, ये सब इनके कुछ खास फेमस पोएम्स हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो सबसे पहले राइटर्स के बारे में जान लेते हैं, राइटर के बारे में, ये जो कंपोज़र हैं, पोएट के बारे में। तो ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डोने। तो आगे ये पढ़ते हैं, और आप लोग अभी बुक निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन देखते जाइए, ताकि अच्छे से समझ में आए। और आज अब तो ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और सबसे ज़्यादा ये जो उसके बारे में बायोग्राफी दी हुई रहती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है राइटर के बारे में, इससे बहुत ज़्यादा आता है ऑब्जेक्ट्स में। तो इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, और बुक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 50 मार्क्स का बुक से ही पूछा जाएगा। ओके, लेट्स सी। जॉन डोने, 1572 to 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. ओके, तो जॉन डॉनी का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो ये जॉन 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 डॉनी जो थे, ये एक नए प्रकार के काव्य और व्यंग्यात्मक पदों के पथ प्रदर्शक थे। और मेटाफिजिकल जो कि जिन्हें अभौतिक कहा जाता है, यानी तत्व मीमांसा संबंधित कहा जाता है, तो इनकी कविता में वो भी होता था। अभौतिक चीज़ों के बारे में ये वर्णन करते थे, जो कि भौतिक जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अभौतिक वो होता है जिसको हम छू या देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो इनकी कविता में फीलिंग्स जुड़ी हुई रहती थी खास, और ये काफ़ी टचिंग, इनके पोएम्स काफ़ी टचिंग होते थे, इनकी दिल को छू लेने वाले। और आगे देखते हैं। वॉज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में, व्यापारी के यहाँ, ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, उस समय, व्हेन इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड बिल्कुल ही कट्टरतापूर्वक कैथोलिक विरोधी था। और ये देखिए, यहाँ ये वर्ड आया है एंटी कैथोलिक। एंटी कैथोलिक क्या है? तो एंटी कैथोलिक ये था कि उस समय जो इंग्लैंड में की स्थिति, और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की स्थिति ये थी कि उस समय जो चर्च होता था, और चर्च उसका सबसे बड़ा बड़े पद पर पोप होते थे। तो उन पोप के ही अधिकार में सब कुछ आता था, यहाँ तक कि
सब लगभग सारी बातें जो पोप कहते थे वही सब लोग वही वहाँ के लोग मानते थे, या उनको मानना पड़ता था, उनके ही बनाए नियम कानून के अनुसार उनको चलना होता था। यदि वो नहीं चलते थे तो उन्हें उनका बहिष्कार किया जाता था या उसे कुछ सज़ा दी जाती थी। तो इस प्रकार तो हुआ क्या कि कुछ जो रिफॉर्मर हुए हमारे, वो लोग, उन्होंने चाहा कि ये जो इस तरह का है तो पोप की शक्ति को, पोप का जो पावर है उसको कम किया जाए, ताकि बैलेंस बना रहे। नहीं तो राजा से भी बढ़ के वो होते थे, राजा को भी उनकी ही बात को मानना पड़ता था, ये अपना ज़्यादा कुछ निर्णय नहीं ले सकते थे। तो इसलिए ऐसा किया गया कि तो इसमें जो रिफॉर्म हुआ, सुधार हुआ, तो ये रिफॉर्मर थे, ये वहाँ के ही राजा थे, उनका नाम था किंग हेनरी एट, इनका नाम था। तो उन्होंने कुछ एक्ट लाया, कानून लाया, ताकि तो और ऐसा था कि दिस रिफॉर्मेशन, जो ये जो रिफॉर्मेशन था वो किंग हेनरी एट के द्वारा लाया गया। और ये हुआ कि विद इन इंग्लैंड द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 डिक्लेयर्ड। तो उस समय इनके द्वारा जो है एक एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी उसका नाम था, और वो 1534 में लाया गया। और इसका ये था कि द इंग्लिश क्राउन टू बी द ओनली सुप्रीम हेड ऑन अर्थ ऑफ द चर्च इन प्लेस ऑफ पोप, यानी कि पोप के बदले जो इंग्लिश क्राउन होगा वही पूरी धरती के चर्च का हेड होगा, वही सर्वे सर्वा होगा, वही सर्वोच्च होगा। यानी कि इस एक्ट के द्वारा पोप की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया, ताकि हाँ, ताकि पोप जो नियम कानून बनाते थे उससे लोगों को कुछ आज़ादी मिले, मुक्ति मिल सके। तो ये एक्ट लाया गया। तो इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत हुई, इंग्लैंड और आयरलैंड में इसका ओरिजिन रहा, शुरुआत हुई वहाँ पर। तो जिससे कि क्या हुआ, और ये जो डॉने थे ये कैथोलिक थे, जिसके कारण इन्हें जो है कि इन्हें बहुत कुछ के लिए सफ़र करना पड़ा। तो आगे देखते हैं, ये पता चलेगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं। डॉने वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। और क्योंकि वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, इसलिए डॉनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके धर्म के कारण, क्योंकि वे कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। ही स्टडीड लॉ एंड रिथ थियोलॉजी, उन्होंने कानून और नीति शास्त्र की पढ़ाई की। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble. और साथ ही उन्होंने 2 नौसेना अभियान में भी भाग लिया और एक शक्तिशाली कुलीन वंश में सेक्रेटरी बन गए। तो यहाँ ये शब्द आया है नोबेल, तो और उसके यहाँ ये सेक्रेटरी बन गए। तो उस समय इंग्लैंड में क्लास चलता था, क्लास वाइज सिस्टम था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। जो फर्स्ट क्लास का आदमी होता था उसके लिए खास सुविधा होती थी, उसके लिए अच्छे अच्छे जगह पे उसे जगह दिया जाता था, और जो सेकेंड था उसको दूसरा, और जो थर्ड था उसको बिल्कुल ही लो माना जाता था। तो उसके लिए तो जैसे मान लीजिए ऐसे होटल्स होते थे जिसमें कि सिर्फ फर्स्ट क्लास के आदमी जाएंगे, या फिर सेकेंड और थर्ड के आदमी, क्लास के आदमी वहाँ चले भी गए तो उनके लिए अलग टेबल होता है, फर्स्ट क्लास वाले के लिए अलग टेबल होता था, और सेकेंड थर्ड के लिए अलग। जैसा कि हम लोग ये टाइटेनिक मूवी में हम लोग देखें हैं, उसमें क्या होता है कि जो हीरो रहता है वो थर्ड क्लास का है और उसको किसी तरह टिकट मिल गया है और वो गया है, और जो हीरोइन होती है वो फर्स्ट क्लास की है। तो उसमें कंपार्टमेंट होता है, फर्स्ट क्लास के लिए अलग सुविधा और थर्ड क्लास के लिए अलग। तो इंग्लैंड में इस तरीके से वर्ग होता था, वर्ग विभेद था वहाँ पर भी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। और फर्स्ट क्लास के आदमी के पास ही 70% जो संपत्ति होती थी उसी के पास था, फर्स्ट क्लास वाले के पास। तो इसीलिए तो वहाँ पे इनको जॉब मिल गया, और यानी वो सेक्रेटरी बन गए। और आगे देखते हैं, और ये है नेवल एक्सपीडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। लेकिन वो जो जॉब मिला उन्हें उन्हें वो छोड़ना पड़ा, उन्होंने वो जॉब खो दी, क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेजा गया।
और इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने अपने पैट्रन की भतीजी से सीक्रेटली शादी कर लिया था। और पैट्रन यानी आश्रयदाता, यानी कि ये जिसके यहाँ जॉब करते थे उस कुलीन वंश में, नोबल नोबल फैमिली के यहाँ, नोबल डायनेस्टी के यहाँ। तो और जिससे कि कारण, और क्योंकि उस समय क्लास वाइज सिस्टम था तो उन्हें लगा कि ये कैसे ऐसा कर सकता है, तो उन्हें इसके लिए उनको सज़ा भुगतनी पड़ी और उन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। तो जिसके कारण ही वो ये पोएम लिखते हैं और बताते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं स्वीटेस्ट लव मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी ही आऊँगा, आई विल कम सून। तो इस तरीके से आके देखते हैं। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, और 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में डॉने एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। और डॉनी ने एंग्लिकन चर्च के पुरोहिताभिषेक को ग्रहण किया, यानी पादरी बन गए, फादर जिसे कहते हैं, तो वो उस चर्च के पादरी बन गए। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और जल्दी ही अपने समय के महान उपदेशक बन गए। In love lyricism, Donny break completely with the patriarchal tradition, introducing an intellectual and colloquial tone। और ये हुआ कि इन लव लिरिसिज्म, और जो लव लिरिसिज्म होता है यानी प्यार का जो काव्य होता है, प्यार के काव्य की भावात्मकता में डॉनी ने पैट्रिकन ट्रेडिशन में बिल्कुल बदल गए, वो उन्होंने उन्हें उसे बिल्कुल बदल दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकल टर्न, और उन्होंने बौद्धिक तथा वार्तालाप यानी बोलचाल वाली कविता से परिचय करवाया। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing। और हिज लव पोएम्स, उनकी प्यार की जो कविता होती थी उसमें भूगोल तथा विज्ञान के नए खोजों का प्रयोग किया जाता था, उसमें विज्ञान के नए खोज का प्रयोग होता था। और जैसा हम देखते हैं होता है, एंड जोग्राफी, ओके, एंड कंबाइन पैसन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। और साथ ही और इसमें एक खास प्रकार का जुनून जुड़ा रहता है, एक, और साथ ही एक निश्चित जो खोज होता है, जुनून इनकी कविता में जुड़ा रहता है। और मौखिक तथा छेड़खानी यानी उत्सुकता के साथ ऐसा रहता है, विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग इसमें होता है। Donny is well known for his songs and sonnets, satires and the elegies and sermons। डॉनी अपने कविता अपनी जो गीत हो, उनकी जो गीत, उनका गीत जो था, सोनेट यानी 16 पद की जो कविता होती है, 16 लाइन्स वाली कविता को सोनेट कहते हैं। सैटायर यानी व्यंग, और एलजीज यानी कि करुण गीत, शोक गीत, यानी जिसे हम दर्द भरा गीत भी कहते हैं। एंड सरमन्स तथा धर्मोपदेश जो सीख होती थी उसके लिए ये काफ़ी जाने गए। तो इनकी कविता में होता था, सैटायर होता था, सोनेट होता था, शोक गीत यानी एलजीज, उसके बाद सरमन्स यानी धर्मोपदेश, यानी कि कुछ अच्छी बातों को बताया जाता था, सीख दिया जाता था। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स यानी कि असली काव्यात्मक भावना होती थी इसमें। हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creations। इनकी जो कविता होती थी उसमें वह काफ़ी असली काव्यात्मक भावना होती थी। कठोर छंद भी होता था इसमें, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड यानी तनाव संबंधी, और जो इंसान के, मानव के जीवन में जो कि तनाव आता है, प्रॉब्लम्स आती है, वो सब। एंड whimsical images और व्यंगात्मक छवि कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। इनकी काव्य रचना की विशेषताएं हैं ये सब। ओके, नाउ मूव ऑन टू पोएम। Okay, let's start the poem.
song Sweetest Love I Do Not Go by John Donne. Sweetest love I do not go, for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus by fan deaths to die. यानी कि इसमें जो पोएट हैं वो अपने बिलब से कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे दूर जाना पड़ रहा है, वो उनसे दूर हो रहे हैं, लेकिन वो उनसे काफ़ी प्यार, ये पोएट काफ़ी प्यार करता है अपने बिलव्ड से। तो ये कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, इसलिए नहीं कि मैं थक गया हूँ। नूर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, और इसलिए नहीं भी कि, और इस आशा में भी नहीं कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार दे सकेगी, या कोई अनदर गर्ल है वो मुझे बेहतर प्यार दे सकेगी। अ फीटर लव फॉर मी, बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, लेकिन आखिरकार मुझे और सबको एक दिन मरना ही है, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं अपने आप को खुश रखूं। यदि और इस प्रकार यदि हम इसे यानी कि इसका सामना करना सीख जाएंगे तो मृत्यु का भय हमें खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें काफ़ी कितना अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लव पोएम लिखते थे, तो इससे पता चलता है कि कितना कितना फीलिंग्स जुड़ा हुआ है इस पोएम में। वी कैन सी हाउ मच फीलिंग्स दिस पोएम एड्स। तो होता क्या है कि हम जानते हैं डिपार्चर इज़ ऑलवेज टीयरफुल एंड फियरफुल। जो डिपार्चर होता है वो हमेशा टीयरफुल होता है, और यानी कि रुलाने वाला होता है। कोई छोड़कर जाता है तो काफ़ी रोना आता है, एंड फियरफुल, और ये डरावना भी होता है काफ़ी। और साथ ही ये भी होता है कि पार्टिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जो अलगाव है ये प्रकृति का नियम है, हम किसी के साथ हैं तो अलग होना पड़ता है कभी ना कभी। और नो मैटर हाउ लॉन्ग टू लवर्स लव ईच इन दिस वर्ल्ड, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं लगता कि रखता है कि टू लवर्स जो हैं वो एक दूसरे से इस दुनिया में कितने देर तक साथ हैं। अल्टीमेटली दे हैव टू डाई, और आखिरकार क्या होता है, दोनों को मरना होता है। तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, तो समझ लो कि हम दोनों जो अलग हो रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है, इसका सामना करना है। इससे क्या होगा कि हम इससे जानेंगे और हमें मौत से भय नहीं लगेगा, मृत्यु से हमें कोई डर नहीं लगेगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात सूर्य अस्त हुआ। एंड येट इज हियर टुडे, और अब तक यही है। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, उसकी कोई इच्छा नहीं है, ना ही उसे कोई होश है। और होश भी कैसे रहेगा? जो अगर जब किसी से कोई प्यार में पड़ जाता है तो उसको कोई होश नहीं रहता है, कि उसके लिए पूरे दुनिया में अंधेरा ही छाया रहता है। तो हो सकता है अगर सूर्य उग भी गया होगा तो पोएट को ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल ही अंधेरा छा गया है उसके लाइफ में, बिल्कुल ही अंधेरा दिख रहा है, कुछ सामने नहीं दिख रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, और अब भी ये यहाँ है। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, क्या उसे कोई इच्छा नहीं है, क्या उसे होश नहीं है कि वो उगे। नूर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही रास्ता मेरा आधा या छोटा है। देन फियर नॉट मी, तब मुझे कोई डर नहीं है। बट बिलीव डेट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, और लेकिन तब मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं उससे ज़्यादा तेजी, यानी सूर्य से ज़्यादा तेजी से यात्रा करूंगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा पंखों और प्रेरणा के साथ उड़ूंगा, और मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये सेकेंड स्टेंजा था। नाउ मूव ऑन टू स्टेंजा नंबर थर्ड। अब आगे कहते हैं पोएट, ओह हाउ फीवल इज मैंस पावर, ओह इंसान कितना कमजोर है, कितना कमजोर होता है। डेट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि उसका भाग्य रूठ जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वह एक पल भी टिक नहीं सकता है। नोर अ लोस्ट आवर रिकॉल, ना ही
बीता हुआ समय वापस लाया जा सकता है, बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा समय जरूर लौट आता है। तो हम लोग जानते हैं अच्छा चीज़ जल्दी नहीं आता है, जो बुरा चीज़ है वो लौट के आ जाता है, लेकिन जो हम फील करते ओह ऐसा होता फिर से, तो वो बिल्कुल नहीं आता है, बैड चांस जरूर आ जाता है। तो ये पोएट भी फील कर रहे हैं और ये बताते हैं। एंड वी ज्वाइन, और आगे हम लोग पढ़ते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन हम इससे मजबूती से लड़ेंगे और इसका सामना करेंगे। एंड एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम इससे कला और समय का ज्ञान सीखते हैं। इट सेल्फ ऑवर अस टू एडवांस, यह समय हमारे आगे बढ़ने का है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हेन thou sighest not mean, और आगे ये अब ये कहना शुरू करते हैं अपने बिलव्ड के। इन्होंने कितने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस किया है अपने अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रियतमा के लिए। When thou sighest not wind, जब वह रोती है तो वह कोई हवा का झोंका नहीं है। But sighest my soul away, लेकिन मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। When thou weepest unkindly kind, जब वह रोती है My life's blood doth decay, मेरे जीवन के खून का कतरा नष्ट होने लगता है। It cannot be, ऐसा नहीं हो सकता है। That they lovest me as they sayest, ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि उसने कहा था। If in time my life thou waste, that art the best of me, यदि उसके लिए मेरी जिंदगी बर्बाद होती है तो यह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। तो ये कहते हैं कि यदि उसके लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट भी करना पड़े, मेरी ज़िंदगी बर्बाद भी होगी, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। दिस इज माई लव फॉर हर। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, उसके पवित्र हृदय में मेरे प्रति कोई बुराई नहीं आए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य अपना जगह लेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है वह डराने की कोशिश करे। बट थिंक दैट, लेकिन हमें यह सोचना है कि वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, और हमें यह सोचना है कि सोने के लिए करवट तो बदलनी ही पड़ती है। तो हम जानते हैं कि अगर बुरा समय है वो हमेशा नहीं रहता है, अच्छा समय भी लौट के जरूर आता है, और शाम के बाद सुबह जरूर होती है, अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, यानी कि वे जो एक दूसरे के साथ जी रहे हों, एक दूसरे के साथ हों, कभी जुदा ना हो। तो ये जॉन डोनी अपने बिलव्ड के लिए काफ़ी सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर रहे थे। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके लोगों ने इस पोएम को पढ़ लिया, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। B1.1 अपने बुक्स में जल्दी से आप लोग पलटिए और देखिए, ये B1.1 है और इसमें क्वेश्चन ये है। ओके ओके, द क्वेश्चन इज, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि सेंटेंस पढ़ना है और जो सेंटेंस सही है उसे, जो सही है उसे ट्रू, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए F उस जगह फिल कर देना है उसके आगे। ओके ओके, नंबर A, the poet wants to go away because he is tired of his beloved. The poet wants to go away, poet जाना चाहता है, because he is tired of his beloved, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से थक गया है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं ये कह रहा है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं पोएम में ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, फॉर वियरनेस ऑफ दी, इसलिए नहीं कि मैं थक गया हूँ, नोर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, और इसलिए भी नहीं कि ये दुनिया मुझे बेहतर प्यार दे सकेगी।
और ये यहाँ पर है। और ये लाइन्स आप देख सकते हैं। ओके, दैट्स इट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ नंबर बी, द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। और क्या पोएट को कोई दूसरी लेडी मिल गई है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है? ये भी बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं है। जैसा अभी हम लोग देखें, ये भी फॉल्स है। तो बी के आगे एफ लगा देना है। नाउ नंबर सी, द पोएट intends to go on a longer journey that what the sun undertakes। यानी कि पोएट की क्या प्रवृत्ति है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या इच्छा करता है एक लंबी यात्रा पे जाने का। देन व्हाट द सन अंडरटेक्स, यानी कि वह सूर्य से ज़्यादा जल्दी यात्रा करने की सोच रहा है और उससे ज़्यादा लंबी यात्रा करने की सोच रहा है। तो ये सही है, इट इज़ ट्रू। नाउ नंबर डी, मैंस पावर इज़ वेरी वीक। इंसान इंसान की जो क्षमता है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि मैंस पावर इज़ वेरी वीक, इंसान काफ़ी कमज़ोर होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि ओह हाउ फीबल मैंस पावर इज़, इंसान कितना कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, यदि उसका भाग्य रूठ जाए तो वह अगले एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो इस तरीके से नंबर डी is true. Now number E, the poet loves his beloved so intensely that he will come back very soon। पोएट अपनी बिलव्ड से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वह जल्दी ही लौट के आएगा। तो बिल्कुल ये कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी ही लौट के आऊँगा, मैं काफ़ी स्पीडियर जर्नी करूँगा। ये बोल रहा है कि बट बिलीव डेट आई सेल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पंख लगा लूँगा और तेज़ी से यात्रा करूँगा और ढेर सारी प्रेरणा के साथ यात्रा करूँगा। तो ये ट्रू है। तो इस तरीके से ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, सी ट्रू, डी ट्रू और ई भी ट्रू है। ओके, नाउ मूव ऑन टू okay now come on to B 2.1, complete the following sentences on the basis of the poem। कविता के आधार पर इन सेंटेंस को पूरा करें। द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे, स्पीकर की बिलव्ड यानी कि स्पीकर की जो प्रियतमा है वह सिसकती है। क्यों सिसकती है? तो ये देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे, कब सिसकती है? व्हेन द विंड ब्लूज, जब हवा बहती है। नंबर सेकेंड, द स्पीकर्स लाइव ब्लड डिकेज व्हेन, और स्पीकर के जो रक्त का थक्का है वो कब सड़ने लगता है, कब नष्ट होने लगता है? डिकेज में सड़ना गलना, नष्ट होना। व्हेन सी वीप्स, जब वह रोती है, यानी कि जब उसकी प्रेमिका रोती है तो स्पीकर के यानी कि कवि के जीवन के खून का कतरा वो नष्ट होने लगता है। नंबर थ्री, द स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक हिम, यानी कि स्पीकर अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमिका को उसके बारे में कुछ भी नहीं चाहते कि वो कुछ बुरा सोचे। द स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक हिम एनी इल, तो इसका नंबर 3 में हो जाएगा एनी इल, ANYNEILL। नंबर 4, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, यानी कि वो जो एक दूसरे के साथ जी रहे हों वो क्या हो, तो वो कभी एक दूसरे से जुदा ना हो। तो ये क्या हो जाएगा? दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर, द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे व्हेन द विंड ब्लोज, WHEN, व्हेन
द THE द, विंड WIND विंड, ब्लूज BLOWS यानी जब हवा बहती है, व्हेन द विंड ब्लोज। नंबर सेकेंड, द स्पीकर्स लाइव ब्लड डिकेज, स्पीकर के रक्त का कतरा नष्ट होने लगता है, व्हेन कब, सी विप्स यानी कि व्हेन सी विप्स, SHECWEEPS विप्स, जब वह रोती है। नाउ मूव ऑन टू नंबर 3, द स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक हिम, स्पीकर अपने बिलव्ड से ऐसा नहीं सोचने के लिए कहते हैं। तो क्या सोचने के लिए नहीं कहते हैं? एनी इल, कोई बुराई सोचने के लिए, कि उसके प्रति स्पीकर के लिए कोई उसके मन में बुराई ना आए। तो नंबर 3 में हो जाएगा एनी इल, ANYNEILL इल। नंबर 4, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, वो जो एक दूसरे से के साथ जी रहे हों, नेवर बी पार्टेड, वो कभी अलग ना हो, BEBPARTED पार्टेड। ओके, थैंक यू। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। तो फिर से आगे हम आप लोग जुड़ सकते हैं एफर्टलेस इंग्लिश वर्चुअल क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।